हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबरसेक टॉपिक। तो आज की वीडियो में भी हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। पिछली वीडियो में हमने उसका बेसिक वर्जन देखा था सिस मॉड्यूल के साथ। इस वीडियो में हम उसको और अच्छे से इंप्रूव करेंगे, नए मॉड्यूल का यूज करेंगे जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ बना किसके लिए है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करने के लिए। तो उसमें आपका बहुत सारा काम बचता है और बहुत एफिशिएंट काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है उसमें। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से अपने टूल में ऐड कर सकते हैं पाइथन की मदद से। तो इस बार भी हम सेम टूल बनाएंगे जो पिछली बार बनाया था। डिकोडर बनाएंगे जो बेस 64 और बेस 32 को डिकोड करेगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो अभी टूल पे नहीं है। हम आगे चल के टूल्स बनाएंगे, स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि मेन आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान देंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, आज इसमें ध्यान देंगे। और हम यूज़ करने वाले हैं आर्ग पार्स मॉड्यूल का एक लाइब्रेरी है आर्ग पार्स, जिसका हम यूज़ करेंगे आज पाइथन की वीडियो में। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, pip3 इंस्टॉल आर्ग पार्स, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर सकते हो आप और उसके बाद आराम से आप यूज़ कर सकते हो, उसको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट बनाना, और आपको दिखता जाएगा कि ये सिस से कितना ज़्यादा अलग है और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर हम आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग पार्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ SYS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सबल आर्ग 2.py, पिछली वाली arg1.py थी, ये वाली arg2.py, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और स्टार्टिंग में करूँगा किससे, शिबैंग लाइन के साथ। तो यूज़र बिन पाइथन 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम इम्पोर्ट आर्ग पार्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारी यही है। उसके अलावा इम्पोर्ट सिस, ठीक है, सिस की भी ज़रूरत पड़ी कहीं जगह पे हमारे को। और इंपोर्ट बेस 64 तो हमारा मेन है, क्योंकि हम वही टूल बना रहे हैं, बेस 64, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट कर लिया। स्टार्ट करते सबसे पहले आर्ग्यूमेंट बनाने में आपको एक पार्सर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वो पार्सर ही होता है, एक पार्सर, एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है। पार्सर को आप बोलते हो कि ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐड कर मेरे प्रोग्राम में, ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐड कर। तो आपको एक सबसे पहले एक पार्सर क्रिएट करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है पार्सर, ठीक है। तो वो हम बनाते थे, यहाँ लिखते हैं पार्सर इक्वल्स टू, ठीक है, आर्ग पार्स डॉट आर्ग्यूमेंट पार्सर, आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पार्सर ऑब्जेक्ट बना देगा जिसके अंदर हम बताते हैं कि भाई ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐड कर, ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐड कर। तो सबसे पहला काम हमारा पार्सर बनाना होता है। अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पार्सर है, ये कुछ अपने साथ आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जैसे कि आप जो प्रोजेक्ट है, यानी कि आपका जो टूल है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी यूसेज कैसी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लेता है, ताकि जो ये हेल्प मैसेज जो होता है, जो हेल्प मैसेज होता है ना, अपने आप ऑटो जनरेट करता है। जब कोई लिखेगा डैश डैश हेल्प, तो ये ऑटो जनरेट हेल्प मैसेज कर देगा। तो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये वहाँ पे यूज़ करता है। तो आप इसको लिख दो कि इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली उसको बना देगा अपने आप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इक्वल्स टू, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं पाइथन स्क्रिप्ट टू डिकोड बेस 64 एंड बेस 32, ठीक है। ये मैंने इसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये पाइथन स्क्रिप्ट है जो कि डिकोड करता है बेस 64 और बेस 32 को। नेक्स्ट आता है इसकी यूसेज क्या है, हमारे को बतानी है ना। तो यूसेज हम इसकी लिख देते हैं यहाँ पे यूसेज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, क्योंकि यूसेज में कैसे देते हैं हम, इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारी फाइल का नेम, उसके बाद डैश डैश B64 या B32, और उसके बाद साइफर, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल यूसेज हमने पिछले प्रोग्राम में भी करी थी, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को क्या देना है यूसेज में, फाइल का नेम। तो उसके लिए जो आप या तो sys.argv का यूज़ कर सकते हो, sys.argv, और सबसे पहला एलिमेंट ये हमने पिछली वीडियो में करा था, आप ये भी कर सकते हो। दूसरा इसका एक और तरीका है, आर्ग पार्स ने जो अपना बना रखा है, ठीक है। आर्ग पार्स में अगर आपको फाइल का नेम प्रिंट कराना होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देना पड़ता है, सबसे पहले परसेंटेज का साइन दो, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स दो, और यहाँ लिखो S, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो प्रोग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा जो भी हमारी प्रोग्राम का नेम होगा, जो भी हमारे स्क्रिप्ट का नेम होगा, वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ये अपना है आर्ग पार्स का, ठीक है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग उसने अपना बना रखा है, तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जरूरी नहीं है वैसे इसको एफ स्ट्रिंग बनाया जाए, आप बिना एफ स्ट्रिंग के भी काम कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। एफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे हटा दिया है, तो अभी आप ऐसे भी इसके साथ काम कर सकते हो। तो इसकी जगह पे यहाँ पे प्रॉक का नेम आ जाएगा, जो प्रोग्राम का नेम है, हमारे स्क्रिप्ट का नेम है, वो आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब यहाँ पे हमारे को क्या देना, डैश डैश B64 या फिर आप डैश डैश B32 दो हमारे को, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप हमारे को साइफर, ये इसकी यूसेज है बेसिक सी, ठीक है। ये बताएगा कि कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम को। लास्ट में हम यहाँ पे एक और चीज़ दे देते हैं, एपीलॉग।
एपीलॉग क्या होता है मैं समझाता हूँ। एपीलॉग एक मैसेज होता है जो सबसे लास्ट में प्रिंट होता है, हेल्प मैसेज के सबसे लास्ट में प्रिंट होता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप सबसे लास्ट में क्या चाहते हो कि क्या चीज़ प्रिंट हो। तो यूजुअली जो मैं अपने टूल्स बनाता हूँ या प्रोग्राम बनाता हूँ तो मैं उसमें एक एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को ईजिली समझ आ जाता है एग्जाम्पल देख के। यूसेज से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे यूज़ करना है तो आप एग्जाम्पल देख के ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ जो फाइल का नेम है। सबसे पहले तो हमारी फाइल का नेम, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाते हैं, ठीक है, prog, ये मैंने दे दिया। उसके बाद एग्जाम्पल prog देना है आपको सबसे पहले प्रोग्राम का नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है लाइक base64 अगर हम कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोई base64 एनकोडेड स्ट्रिंग, तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इको हेलो, ठीक है, और यहाँ -n कर देते हैं, न्यू लाइन रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको base64 के अंदर हम डाल देंगे, base64। तो ये आ गई base64 एनकोडेड हेलो आ गया हमारे पास, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आ गए और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या काम करा, एग्जाम्पल दी थी कि इसको कैसे यूज़ करना है। प्रोग्राम का नेम दो, फाइल का नेम, ठीक है, base64 लिखो और यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है या इनकोडेड टेक्स्ट है वो दे दो, ये उसको ऑटोमेटिकली डिकोड कर देगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो इससे हमारा फायदा हो जाता है, आसानी से लोग इसको समझ पाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो गई है तो इसको और रीडेबल बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन में दे दो, कॉमा से पहले आप एक नेक्स्ट लाइन दे दो, ठीक है, जहाँ पे भी कॉमा है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रीडेबल होती है। आप ऐसे में आराम से इसको पढ़ सकते हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे टैब दे देते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसे लिखना। आप ऐसे भी कर सकते हो या वैसे एक लाइन में भी पूरा कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारा जो पार्सर है वो क्रिएट हो गया, इसने यूसेज वगैरह डिस्क्रिप्शन हमने सारा डाल दिया है। हेल्प मैसेज ये ऑटो जनरेट कर देगा, लेकिन हेल्प के अलावा भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, डैश हेल्प के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हेल्प ही ऑटो जनरेट कर देगा, लेकिन बाकी लाइक -base64 वो हमारे को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पार्सर डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पार्सर को मैं बोलूँगा कि भाई आर्ग्यूमेंट को ऐड कर, ठीक है। अब पार्सर जो है आर्ग्यूमेंट ऐड कर देगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, बहुत इजी है। अब हमारे को इसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लाइक ऐड आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आर्ग्यूमेंट आप ऐड कराना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, क्या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप बोलना चाहते हो। तो सबसे पहला हमारा क्या है, -base64 हम ये ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, आप चाहते हो कि इसके 2-3 नाम दूं, लाइक आप ऐसे भी दे सकते हो -base64, तो आप यहाँ पे इसके 2-3 नाम भी दे सकते हो। तो आप कितने भी दे सकते हो कि मैं ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐड करना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही दूंगा, -base64 बहुत है, लोग समझ जाएंगे आराम से इससे मतलब, ठीक है, कि base64 जो है डैश आपको देना पड़ेगा अगर आपको base64 को डिकोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज हमारे को क्या देनी कि इसकी हेल्प मैसेज दे देते हैं एक छोटा सा, कि इसका हेल्प मैसेज क्या है, -base64 का हेल्प मैसेज क्या है, क्या करता है ये वाला आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिकोड base64 एनकोडिंग। ये क्या काम करता है, डिकोड करता है base64 एनकोडिंग। अगर आप ये यूज करोगे, छोटी सी हेल्प लिख दी हमने इसकी, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो मेटावार। मेटावार में क्या होता है, मेटावार मतलब ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब इससे मतलब क्या है, -base64 दे रहे हो, लाइक कई बार हम देते हैं -i, तो लोग नहीं समझ पाएंगे -i का मतलब क्या है, आप तो समझ गए। तो मेटावार में आप उसकी फुल फॉर्म देते हो कि भाई जो आपने यहाँ पे दिया है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म है base64, ठीक है, कि base64 हम आपसे मांग रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद और क्या चीज़ है, यहाँ पे आप बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें दे सकते हो, लाइक यहाँ पे आप दे सकते हो कि क्या ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, यानी कि क्या ये कंपलसरी है या नहीं, ये देना है ही है या नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है उसको खाली base32 डिकोड करना हो, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपलसरी भी बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और होता है चॉइसेस। चॉइसेस क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो कि भाई सिर्फ यही आपको यूज़ करना है, -base64 के बाद यहाँ पे जो मैं वैल्यूज़ यूज़ करूँगा सिर्फ आप वही यूज़ कर सकते हो। लाइक ये मैंने दे दिया, ठीक है, ये सब दे दिया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप इन दोनों में से कोई वैल्यू इसके बाद दे सकते हो base64 के बाद, उसके अलावा कोई दोगे तो वो एरर देगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से बनाने में काम करती है, ठीक है। हमारे को अभी ये भी यूज़ नहीं करनी, हमारे को जो अगला यूज़ करना है वो है डेस्ट। डेस्ट क्या काम करता है, डेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो आर्ग्यूमेंट यूजर देगा, ठीक है, इसके बाद -base64 लिखा, उसने base64 एनकोडेड एक स्ट्रिंग दे दी है ना, तो वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, कहीं ना कहीं तो होल्ड करोगे ना उसे। लाइक पिछली बार हमने क्या काम करता, sys.argv करते थे तो हमारे को सारी वैल्यूज मिल जाती थी। इसमें कैसे मिलेगी हमारे को सारी वैल्यूज, तो डेस्टिनेशन के अंदर आप जो भी चीज दोगे उस नाम के वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी जो भी इसने दी होगी,
ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट B64 क्या देगा, जो भी साइफर टेक्स्ट यूजर ने दिया होगा वो इस डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। तो वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं B64 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर सारा कुछ स्टोर हो जाएगा B64। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट हमारे को यहाँ पे देना है nArgs। nArgs की फुल फॉर्म आप सोचो क्या होगा, बहुत ईजी है। जैसे इंग्लिश में हमारे होता है nArgs का मतलब है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप चाहते हो कि यूजर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 1 या 2 या 3। आप चाहते हो कि B64 क्या -B64 क्या वो 3 साइफर टेक्स्ट दे कम से कम, तो आप यहाँ पे 3 दे सकते हो। इसका मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने चाहिए, तो यहाँ पे आप 1 2 3 तो दे ही सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा यहाँ पे 3 स्पेशल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि एक होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, एक होता है हमारा स्टार, एक होता है हमारा प्लस। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क का मतलब है या तो आप एक दे सकते हो या एक भी मत दो, चलेगा। आपने खाली -B64 लिख दिया तो भी चलेगा। ऐसा हमारे कब काम आता है, लाइक वर्बोस हम जब लिखते हैं ना -V वर्बोस के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते उसके आगे, खाली -V लिखते हैं, उसका मतलब वर्बोस हो गया। तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, यानी कि आपको कोई आगे वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, उस आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, वहां हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क में या तो एक देना पड़ता है या एक भी मत दो, चलेगा। उसके अलावा होता है स्टार। स्टार में क्या होता है, एक भी मत दो या फिर मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन मार्क में क्या था, एक भी मत दो या फिर एक दो। स्टार के अंदर क्या होता है कि एक भी मत दो तो भी चलेगा, वरना आप बहुत सारी वैल्यूज भी दे सकते हो। -B64 के आगे आप 6-7 साइफर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार का मतलब ये होता है। और लास्ट होता है एक प्लस। प्लस हम यूज करने वाले हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट तो देना ही देना है, एटलीस्ट एक साइफर टेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा इसके बाद आपको। ठीक है, -B64 लिखने के बाद आपको एक आर्ग्यूमेंट तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। और आप मल्टीपल भी दे सकते हो, आप 2 या 3 या 4 भी दे सकते हो, है ना। हमारा टूल अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो कोई 3 स्ट्रिंग डिकोड करना चाहता है, 3 बेस 64 की स्ट्रिंग डिकोड करना चाहता है, तो वो कर पाएगा क्योंकि हमने प्लस दिया है। तो प्लस क्या काम करता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और वो लिस्ट किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, B64। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, पूरा तैयार हो गया। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट हमने बना लिया -B64, जिसने हमारा काफी काम आसान कर दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, ये जो कॉमास वाली वैल्यू, ताकि ये रीडेबल हो रहा है और ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, और अभी ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसे में मैं जल्दी आसानी से पढ़ पाता हूँ, मुझे समझ आता है कि किसकी क्या वैल्यू है। हेल्प में मैंने क्या लिखा है, मेटावार में क्या लिखा है, डेस्ट में क्या लिखा है, नंबर ऑफ आर्क्स में क्या लिखा है, ये सब मैं यहाँ पे आसानी से पढ़ पाता हूँ। अब इसकी सेम एक और कॉपी बनानी है -B32 के लिए, तो वो भी मैं यहाँ लिखूंगा parser.add_argument। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा वरना, ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, और हमारा आर्ग्यूमेंट है, सबसे पहले नेम देते हैं आर्ग्यूमेंट का B32 -B32। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ कॉमा, उसके बाद हेल्प दे देते हैं। इसकी हेल्प क्या है, डिकोड बेस 32 एनकोडिंग। समझ गए इस बात को। फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, कॉमा देते हैं, मेटावार लिखते हैं। इसका मेटावार क्या है, इसका मेटावार है इसका बेस 32, जो फुल फॉर्म है, इस शॉर्ट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने दे दिए। और यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि इसको कमांड लाइन पे आप यूज कर सकते हो कि -बेस32, उसके लिए खाली जब कोई हेल्प पड़ेगा तो हेल्प में इसकी फुल फॉर्म लिखी आएगी, इसका मतलब है बेस 32। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, डेस्ट दे देते हैं, डेस्टिनेशन, और यहाँ पे हम देते हैं B32। और यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको डेस्ट सबसे पहले लिखना है कि डेस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, हेल्प को यहाँ कर दो, कोई ऐसा यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। हाँ, इसको सबसे पहले लिखना, क्योंकि ये सबसे पहले देना पड़ता है कि आपके आर्ग्यूमेंट ओरिजिनली है क्या। जैसे यहाँ पे -B32 है। ठीक है, डेस्ट भी हमने बना लिया। अब क्या आता है यहाँ पे, nArgs में भी हम यहाँ पे भी सेम करेंगे। हमारे को प्लस चाहिए, यानी कि हमारे को एटलीस्ट 1 चाहिए, और आप उसके बाद कितने भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाना मैं भूल गया। ठीक है, nArgs भी हो गया, तो ये बन गया यहाँ पे, ये भी हमारा तैयार हो गया। एक और आर्ग्यूमेंट जो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में मिलता है और होना भी चाहिए, एक अच्छे प्रोजेक्ट में होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, वो parser.add_argument। ठीक है, ऐड आर्ग्यूमेंट, और वो क्या होता है, -V वर्बोस के लिए नहीं, वर्जन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्जन के लिए यूज कर रहा हूँ। वर्जन नंबर एक अच्छा होता है, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें वर्जन होता है कि ये वर्जन है, अब अपडेट हुआ तो वर्जन चेंज होगा। तो वर्जन बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए वर्जन का, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्जन भी ऐड करा है। ठीक है, -V डाल दिया। उसके नेक्स्ट लाइन में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम मेटावार लिख देते हैं। इसकी हेल्प देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्जन। ठीक है, ये वर्जन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नई चीज़ डालूंगा, एक्शन।
तो एक्शन के अंदर क्या आता है एक्चुअली, एक्शन में आप यहाँ पे आर्ग पास को बता सकते हो कि ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, लाइक इसके अंदर मैं क्या चीज स्टोर करना चाहता हूँ। आप इसे बोल सकते हो कि ट्रू और फॉल्स स्टोर करो खाली, ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे वर्जन स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वर्जन, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा ये वाला जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ये आपने वर्जन नंबर डिस्प्ले करने के लिए बनाया है, तो ये उस हिसाब से डिस्प्ले करता है अच्छे से वर्जन नंबर को। तो आप एक्शन दे सकते हो, और आप इसके डॉक्यूमेंट से आके पढ़ोगे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे एक्शंस होते हैं कि ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है, या फिर वर्जन स्टोर करना है, या फिर कॉन्स्टेंट स्टोर करना है, एक लिस्ट स्टोर करनी है, लिस्ट में कोई वैल्यू अपेंड करनी है, बहुत सारी एक्शंस होते हैं अलग अलग। आप जाके देख सकते हो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूट रहता है, सूट कौन सा करता है, ठीक है। और रिसेंटली मुझे अभी क्लिक हुआ है माइंड में कि मेटावार जो है शायद डैश वी के साथ काम नहीं करता, ठीक है, डैश वी यानी वर्जन एक्शन के साथ मेटावार जो है काम नहीं करता। तो मैं इसको कन्वर्ट करके हेल्प में कर दूंगा, शायद मेटावार काम नहीं करता, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा ये क्या काम करता है, प्रिंट करता है वर्जन, ठीक है, प्रिंट करता है वर्जन। तो इससे भी उसको पता चल जाएगा ये क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्जन बताएंगे कि क्या वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्जन ऑप्शन का यूज कर सकते हो, जब आप एक्शन का यूज करते हो, एक्शन वर्जन है, तो वहाँ पे आप एक वर्जन आर्ग्यूमेंट का भी यूज कर सकते हो बताने के लिए कि इसका वर्जन क्या है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका वर्जन क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देंगे, और इसका वर्जन है, पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम दूंगा मैं, अच्छे से लिखा आना चाहिए कि प्रोजेक्ट का नेम, और फिर 1.0। तो प्रोजेक्ट का नेम है, स्क्रिप्ट का नेम कैसे दे सकते हैं, प्रॉग लिखेंगे यहाँ पे और एस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1.0, ये इसका वर्जन है, तो ये ऑटोमेटिकली अब उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये भी हमारा तैयार हो गया, और हमारा तैयार हो गए सारे आर्ग्यूमेंट जो मुझे देने थे वो तैयार हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब एक अच्छे प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही मिलेगा पाइथन के, ठीक है। जो सिस होता है, सिस एक बेसिक प्रोग्राम के लिए जब आपको खाली -h या -v यूज करना है, लेकिन जब आपको काफी सारे अच्छे लेवल पे करना होता है एक प्रोग्राम को, तो आप आर्ग पास का यूज करते हो अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जैसे आज हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे को करने थे सब हो गए, ठीक है, फाइनल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा आर्क्स इक्वल टू पार्सर डॉट पार्स आर्क्स, ठीक है, ये मैं यहाँ पे दूंगा। अब ये क्या काम करेगा, सारे आर्ग्यूमेंट्स को रेडी कर देगा। अभी तक हम एक एक करके ऐड कर ही जा रहे थे, अब मैंने इसे बोल दिया कि मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, सारा कुछ बना दिया, अब इसको फुल एंड फाइनल तू कर दे अपने आप, हेल्प जिसकी हेल्प ऐड करनी है वो सब कर ले, वर्जन कैसे डिस्प्ले करना है वो सब ये यहाँ पे तैयार कर लेगा। तो अब हमारा यहाँ पे सारा काम जो हो चुका है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, फाइनली मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो पिछली बार भी हमने चीज़ ऐड करी थी कि मान लो अगर वो खाली फाइल का नेम दे देता है तो क्या होगा, खाली फाइल का नेम दिया उसने तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे उसे बोल देते हैं अगर वो खाली फाइल का नेम दे रहा है तो हेल्प मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है, एरर वगैरह कुछ मत देना, क्योंकि उसने अगर खाली फाइल का नेम दे दिया या तो वो नॉर्मली रन कर जाएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ना उसने B64 दिया, ना B32 दिया, ना डैश हेल्प दिया, तो कुछ भी नहीं होगा। तो उससे बढ़िया हम उसे सीधा बोलेंगे अगर उसने यहाँ पे खाली फाइल का नेम दिया है तो आप क्या काम करो, आप हेल्प मैसेज प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ लेन ऑफ sys.argv, ठीक है, argv की लेन जो है, ठीक है, अगर argv की जो लेन है अगर वो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू 1 है तो आप क्या काम करो, पार्सर डॉट प्रिंट हेल्प, ठीक है, हेल्प को प्रिंट कर दो। ये मैं से कह रहा हूं पार्सर डॉट प्रिंट हेल्प। और यहां पे हेल्प के अंदर आप यहां पे बता सकते हो कि किस फाइल के अंदर लिखना है, कहां पे लिखना है आपको। तो मैं इसे बोल देता हूं sys.std एरर के अंदर लिखो, एरर के अंदर, क्योंकि हम एक एरर टाइप का दे रहे हैं क्योंकि उसने खाली फाइल का नेम दिया और कुछ नहीं दिया, यानी कि एरर के अंदर लिखो, std एरर के अंदर हेल्प मैसेज जो है प्रिंट कर दो, यानी कि वो भी स्क्रीन पे दिखेगा लेकिन वो एरर की तरह होगा, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएगा ये एरर है। और लास्टली एग्जिट कर दो, आगे का कोड मत रन करना, तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं sys.exit, ठीक है, अगर लेन 1 है। ये भी हमारा क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जितना काम था वो कर दिया। अब हमारा मेन काम भी रह गया है, जो बेस 64 साइफर होगा उसको डिकोड भी तो करना है, मेन प्रोग्राम ही रह जाएगा अगर हमने वो नहीं करा, ठीक है, तो वो भी अब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा -B64 वाला है उसकी सारी वैल्यूज किसके अंदर स्टोर होगी, इसके अंदर, है ना। तो वो कैसे होंगी, ये जो आर्क्स है ना, आर्क्स में ऐसे लिखेंगे args.B64, तो इसके अंदर सारे आर्ग्यूमेंट जो डाले होंगे उसने -B64 के बाद वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा B64 इक्वल्स टू दिस, तो बार बार मेरे को ये नहीं लिखना पड़ेगा args.B64, मैं खाली B64 लिखूंगा तो बात वही है। सेम यहाँ पे मैं क्या काम कर दूंगा, B32 इक्वल्स टू args.B32,
ठीक है। तो आर्क्स डॉट B64 का मतलब क्या है, आर्क्स के अंदर सारे आर्ग्यूमेंट के अंदर जो B64 है, जिसकी डेस्टिनेशन B64 है, वो सब इसके अंदर होंगे, ठीक है। सेम B32 वाले इसके अंदर होंगे। तो उनको मैंने एक इस वेरिएबल के अंदर कर दिया इजी करने के लिए। ये खाली काम मैंने इजी करने के लिए करा है, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े जब भी मैं B64 वाले आर्ग्यूमेंट्स चाहता हूँ। ये काम हो गया। अब मैं दूंगा यहाँ पे लास्ट हमारा काम आ गया, इफ B64, अगर उसने B64 का यूज करा है, ठीक है, अगर उसने B64 का यूज करा है, मान लो वो खाली B32 चाहता तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, है ना। अगर उसने B64 का यूज करा है तो आप नीचे आओ और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, फॉर आई इन B64 एक लिस्ट होगी, मैंने आपको बताया था। प्लस वाला क्या काम करता है, यहाँ पे हमने दिया था n आर्क्स प्लस, यानी कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वो दे सकता है और सब आर्ग्यूमेंट्स एक लिस्ट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, फॉर आई इन B64, तो जितने भी साइफर होंगे एक एक करके आई के अंदर जाते रहेंगे, एक एक करके आई के अंदर, और लास्टली में क्या काम करूंगा, उनको डिकोड करके प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, base64 डॉट B64 डिकोड, ठीक है, और किसको डिकोड करना, आई को, क्योंकि आई के अंदर एक एक करके साइफर टेक्स्ट जा रहे होंगे, ठीक है। और लास्टली इसको प्रिंट हम डिकोडेड वर्जन में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसका डिकोडेड वर्जन, वरना ये बाइट्स में प्रिंट करेगा, है ना, और हमारे को स्ट्रिंग में चाहिए, तो यहाँ पे डिकोड फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और सेम ऐसे हम करेंगे किसके लिए, इफ़ अगर उसने B32 का यूज़ करा है, ठीक है, तो फॉर आई इन B32, ठीक है। तो नीचे लाइन में आते हैं, प्रिंट क्या काम करो आप यहाँ पे, base64 डॉट B32 डिकोड, ठीक है, और किसको डिकोड करना, आई को, और यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊं क्योंकि हमारे को इसका डिकोडेड वर्जन प्रिंट करना है, ठीक है, ताकि स्ट्रिंग में हो, बाइट्स में ना हो। तो डिकोड ये, ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने रेडी कर दिया है पूरा, ठीक है। अब ये बिल्कुल आराम से रन होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसको रन करके देखते हैं, अगर छोटे मोटे एरर होंगे तो सॉल्व ही कर देंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ch मोड करना पड़ेगा, परमिशन दे देते हैं +x arg2.py, रन करते हैं इसको arg2.py। जैसे ही मैं खाली एंटर मारूंगा तो अब आप देखो कितना सुंदर सा हेल्प मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया, जबकि मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये हेल्प मैसेज मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे अपने आप जनरेट कर दिया है एक मस्त सा हेल्प मैसेज। आप देखोगे -v का मतलब क्या है, प्रिंट वर्जन, ठीक है, -b32 यहाँ पे आ गया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, base32 जो हमने मेटावार में दिया था। उसके अलावा ये बता रहा है कि आप यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, वो सारी एक लिस्ट के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। आप यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोई लिमिटेड नहीं है, कितनी भी दे सकते हो, एटलीस्ट 1 देनी है। और उसकी एक छोटी सी यहाँ हेल्प में यहाँ पे आ गई, डिकोड base32 एनकोडिंग। ये क्या काम करता है, डिकोड करता है base32 एनकोडिंग को। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, और सेम हेल्प का आप देखोगे तो मस्त इसने बना दिया है, शोज दिस हेल्प मैसेज एंड एग्जिट। और यहाँ पे डैश हेल्प भी यूज कर सकते हो, -h भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप टेस्ट भी कर सकते हो, -h दूंगा तो सेम मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको ढंग से भी रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमने पिछला यूज़ करता ना, हेलो को हमने कन्वर्ट करता है इसमें, ये हम कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और ट्राई करते हैं कि ये काम भी कर रहा है नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खाली B64 दे दूँ, खाली B64, तो क्या होगा, तो ये मुझे यहाँ पे यूसेज देगा कि कैसे इसको यूज करना है प्रोग्राम को। और यहाँ पे एरर देखो, कितना मस्त एरर खुद से बना के देता है कि -b64 एक्सपेक्ट करता है एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, आपको कम से कम 1 आर्ग्यूमेंट देना है, इसलिए मैंने प्लस साइन का यूज करा था, समझिए प्लस कहाँ पे यूज होता है, एटलीस्ट 1 देना, और कितने भी दे सकते हो। अगर मैं n आर्स के अंदर स्टार का यूज करता हूँ, उसका मतलब है आप कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, और नहीं भी दे सकते तो भी चलेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, और एक भी दोगे तो भी चलेगा, मल्टीपल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। अब हम करके भी देख लेते हैं, R2-B64 एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एंड बूम, हेलो हो चुका है। और आप यहाँ पे कितने भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार हेलो दे देता हूँ, तो ये दोनों बार हेलो को डिकोड कर देगा। और आप base32 भी ट्राई कर सकते हो अगर हम करने चाहें तो यहाँ पे मैं इसको base32 भी कर लेता हूँ, दोनों साथ में भी काम करेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले में यहाँ क्या काम करूँगा, यहीं पे ऐड कर दूँ आगे कि base32 को भी करो, base64 को भी करो, दोनों को। तो आप देखो कि 3 बार हेलो प्रिंट हो गया, है ना मस्त। तो आप यहाँ पे कितने भी base64 एनकोडिंग स्ट्रिंग दे सकते हो, दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, base64 और base32 को एक को भी यूज कर सकते हो। तो हर तरीके से मतलब आपका बिल्कुल बेस्ट हो जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप सोचते थे कि अभी तक कि हर चीज़ के हम कोड लिखते हैं, तो हम कोड नहीं लिखते, इस टाइप का फ्रेमवर्क जो है ArcPath जैसे एक फ्रेमवर्क है, इसका यूज़ करते हैं, हमारा बहुत सारा काम ये आसान कर देते हैं। यही तरीका है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, आप भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको आ गया है तो इसको यूज़ करो। मैंने सिर्फ base64 base32 के लिए बनाया, आप इसको base58, ठीक है, base92 base2 base8 base16 सबके लिए ट्राई करो। और इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइफर्स ऐड कर सकते हो वो सब ऐड करो, तो ये बहुत बड़े क्रिप्टो
क्रिप्टोग्राफिक टूल आपका बन सकता है जो आपने खुद बनाया होगा। सो आई होप मजा आया होगा आपको। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको आर्ग पार्स पसंद आया होगा, आपको आर्ग्यूमेंट्स पसंद आए होंगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।